की सीक्रेट सर्विस के सेक्शन डी में कर्नल डी के सामने बैठा मेजर प्रमोद गौर से अपने चीफ की हिदायत सुन रहा था। जब वो खामोश हुआ तो प्रमोद ने तवील सांस लिया और तने हुए असाब ठेले छोड़ दिए। ऑलराइट सर, इसने मुअद्दब लहजे में कर्नल डी से कहा। अगर चाहिए तफसीलात नाकाफी हैं मगर कोई परवाह नहीं, मैं हर हाल में इस मिशन को कामयाबी से हमकिनार करने का अज़्म करता हूँ। मुझे भी तुमसे यही तवक्को है, कर्नल डी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसे बहादुर और ज़हीन एजेंट को ये बताना ज़रूरी नहीं कि इस मिशन में कौन लोग तुम्हारे हरीफ हो गए। बहरहाल तुम्हारा हर कदम मुल्क की सलामती और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उठना चाहिए। कैप्टन नवाजिश के अलावा 2 और मेंबर भी इस मुहिम में तुम्हारे साथ होंगे, मगर वो पस पर्दा रहेंगे और सिर्फ तुम्हारे हुक्म पर ही सामने आएंगे। और कोई सवाल? बस शुक्रिया, अब इजाज़त दे ताकि सफ़र की तैयारी करूँ, प्रमोद ने उठते हुए कहा। जाओ, खुदा तुम्हारा हाफिज व नासिर हो। और प्रमोद सलाम करके कर्नल के कमरे से निकल आया। इसके तकरीबन 3 घंटे बाद एक सियाकार मेहरान एयरपोर्ट के बाहर रुकी और इसमें से सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाला एक फ्रांसीसी शख्स बाहर निकला। छोटी सी सुनहरी दाढ़ी और सुनहरी मूंछें काफी जच रही थीं। आंखों पर नजर का चश्मा था और बाएं हाथ में सिया रंग का बरीफ केस। वो एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुआ और कहीं रुके बगैर रनवे पर पहुंच गया, जहां एक मुसाफिर तैयारा खड़ा था और मुसाफिर इसमें सवार हो रहे थे। वो फ्रेंच नौजवान जिसका कद मुनासिब हद तक दराज था, सीढ़ी के जरिए जहाज में दाखिल हुआ और जेब से टिकट निकालकर हाथ में ले लिया। खुश शक्ल नौजवान एयर होस्टेस ने इसे पसंदीदा नजरों से देखा और इसके टिकट का जायजा लेने के बाद एक नशिस्त तक इसकी रहनुमाई की। 5 मिनट बाद जहाज फिजा में बुलंद हो चुका था। मुसाफिरों ने बीलुटे खोल दे और आपस में बातचीत करने लगे। फ्रेंच नौजवान ने कोट की बैरूनी जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। एक सिगरेट मुंतखब किया और सुलगाने के बाद पैकेट और लाइटर जेब में डाल लिया। फिर वो विंडो के शीशे से बाहर झांकते हुए सिगरेट के किश लेने लगा, मगर वो इस बात से बेखबर था कि एक सफ़ेद फाम शख्स बड़ी अजीब सी नज़रों से इसे घूर रहा है। वो सफ़ेद फाम मुतवाज़ी रूम में दरवाजे से तीसरी नशिस्त पर बैठा था। इसकी निगाहों का महवर फ्रेंच नौजवान के कान की किपटी हुई लो थी, जो आम निगाह से देखने पर जल्दी महसूस न होती थी, मगर वो आदमी तो इसे जहाज की रवानगी से पहले ही नजरों में लिए हुए था। कुछ देर बाद फ्रेंच नौजवान ने गर्दन मोड़ी और सफेद नाम जल्दी से सामने देखने लगा। फ्रेंच ने करीब से गुजरती हुई एयर होस्टेस को रोका था। काफी की तलब हो रही है, इसने मुस्कुराहट के साथ ख्वाहिश का इजहार किया। बहुत बेहतर, 1 मिनट में हाजिर करती होंगे, एयर होस्टेस ने जवाब में मुस्कुरा कर कहा और आगे बढ़ गई। नौजवान ने गर्दन घुमाकर मुसाफिरों का जायजा लिया और जल्द ही महसूस कर लिया कि सफेद फाम इसे कनखियों से देखने की कोशिश कर रहा है, अगरचे बज़ाहिर वो सामने की जानिब मुतवज्जे था। इसने गहरी नजरों से सफेद फाम की तरफ देखा, जिसने सुर्ख कोट पर सुर्ख टाई लगा रखी थी और माथे पर किसी पुराने जख्म की यादगार थी। फिर वो दोबारा खिड़की से बाहर झांकने लगा। एयर होस्टेस काफी ले आई तो इसने शुक्रिया अदा किया और एक नज़र सफेद फाम पर डालकर काफी पीने लगा। होस्टेस दोबारा किचन की तरफ बढ़ गई थी। चंद लम्हों बाद इसने सफेद फाम को उठते देखा। वो इसे सरसरी नजरों से देखता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेंच नौजवान की नजरें इसका ताक़ुब कर रही थीं। जो ही सफेद फाम ने बाथरूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद किया, इसने कप रखकर नशिस्त छोड़ दी और तेजी से चलता हुआ बाथरूम के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे से कान लगाते ही इसे एक आवाज सुनाई दी। जनाब, मैं गॉर्डन बोल रहा हूँ। रवानगी की इत्तला तो मैंने एयरपोर्ट से ही दे दी थी, मगर एक अहम इत्तला पहुँचाने के लिए मुझे दोबारा कॉल करना पड़ा और वो अहम इत्तला क्या है गॉर्डन? एक और आवाज सुनाई दी जो कदरे गुर्राहट आमेज थी। फ्रेंच नौजवान गौर से सुन रहा था। चूंकि तमाम मुसाफिरों का रुख पायलट रूम की जानिब ही था, इसलिए कोई भी इसकी हरकत ना देख सकता था। सेक्शन डी का जीरक एजेंट मेजर प्रमोद मेरे तैयारे में मौजूद है और वो मेकअप में है। गॉर्डन, क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? तेज आवाज में पूछा गया। तुमने इसे पहचानने में गलती तो नहीं की? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, गॉर्डन ने कहा। वो मेजर प्रमोद ही है। जब वो तैयारे में सवार हुआ था, इस वक्त से मेरी नजरों में है और मैंने इसे अच्छी तरह पहचानने के बाद ही आपको इत्तला दी है।
आप जानते हैं कि गॉर्डन की नज़रें कभी धोखा नहीं खाती। इसने तुम्हें देखा है? दूसरी जानिब से पूछा गया। जी हाँ, मगर इसे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। वो इस वक्त काफ़ी पी रहा है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा जहाज शाम से होता हुआ लबनान पहुँचेगा। तुम इस पर निगाह रखो। अगर वो शाम की बजाय लबनान का रुख करे तो इसकी बेहतरीन निगरानी करना, और एक लम्हा के लिए भी निगाहों से ओझल ना होने देना। किसी भी एजेंट का लबनान में उतरना हमारे मुफादात के खिलाफ भी हो सकता है। गॉर्डन की आवाज़ आई। बहुत बेहतर जनाब, आप मुतमईन रहे। अब मौत भी इसे मेरी निगाहों से ओझल नहीं कर सकती। ओके, गुड बाय। इसके साथ ही अंदर होने वाली गुफ्तगू बंद हो गई। फ्रेंच नौजवान, जो दरअसल मेजर पिरमूद था, तेजी से मुड़ा और अपनी नशिस्त पे आ बैठा। चंद लम्हों बाद सफेद फार्म गॉर्डन बाथरूम से बाहर निकला और पिरमूद पर नजर डाली तो पिरमूद काफी का कप मुंह से लगाए हुए थे। एक लम्हा के लिए गॉर्डन की आंखों में हैरत की चमक पैदा हुई कि पिरमूद इतनी देर गुजरने के बाद भी अभी काफी खत्म नहीं कर सका। फिर इसने सर झटका और चलता हुआ अपनी नशिस्त पर आ बैठा। पिरमूद ने कनखियों से इसकी तरफ देखा और सोचने लगा कि इसे क्या करना चाहिए। इसकी मंजिल लबनान ही थी और इसने बैरूत में उतरना था। गॉर्डन के बारे में इसका अंदाजा था कि वो यहूदी है। इस मिशन की कामयाबी के लिए जरूरी था कि वो दुश्मन की निगाहों में आए बगैर अपना काम सर अंजाम दे, मगर ये अब मुश्किल नजर आ रहा था। गॉर्डन से नजात पाने की एक सूरत थी कि वो शाम में उतर जाए और गॉर्डन से नजात पाने के बाद किसी दूसरे जहाज से बैरूत जाए, मगर इस तरह काफी देर हो जाती। लेकिन मेजर पिरमूद अपनी फितरत नहीं बदल सकता था। खतरात से खेलना इसका महबूब मशगला था और खतरात में घर कर अपना काम पाया तकमील तक पहुंचाना इसकी फितरत थी। वो खुद खतरात को दावत देने का आदी था। वो सीधी उंगलियों की बजाय टेढ़ी उंगलियों से घी निकाला करता था और आसान से आसान केस को भी परपेच बना देता था। इस तरह इसकी अना की तस्कीन होती थी, जो हमेशा खतरात और मुश्किलात का सामना करना चाहती थी। चुनांचे अब भी इसने यही फैसला किया कि इसे सीधा बैरूत पहुंचना चाहिए। अगर यहूदियों ने इसे छेड़ने की कोशिश की तो वो उनसे मुसलमानों पर किए गए मजालिम का गिन गिन कर बदला लेगा। वैसे भी इसकी काफी अरसा से ख्वाहिश थी कि यहूदी एजेंटों से पंजा आजमाई का कोई मौका हाथ आए। मौजूदा मिशन में उनसे टकराव की 95% उम्मीद थी। ये बात इसे कर्नल डी ने ही बता दी थी, मगर इसकी इब्तिदा बैरूत की बजाय फजा से ही हो रही थी, जबकि जहाज को बैरूत पहुंचने के लिए मजीद 4 घंटे का वक्त दरकार था और इसने दमिश्क के एयरपोर्ट पर भी स्टॉप करना था। दमिश्क के हवाई अड्डे पर जहाज सिर्फ 5-7 मिनट के लिए उतरा और फिर फिजा में बुलंद हो गया। गॉर्डन इत्मीनान से अपनी नशिस्त पर बैठा बियर पी रहा था, जो इसने एयर होस्टेस से मंगवाई थी। पिरमूद ने एक बार फिर काफी मंगवाई। जब दमिश्क से परवाज किए 1 घंटा गुजर गया, गॉर्डन ने एक बार फिर बाथरूम का रुख किया। पिरमूद ने इस बार कोई हरकत ना की। वो जानता था कि गॉर्डन किसी को ट्रांसमीटर पर ये इत्तला देने गया है कि वो दमिश्क में नहीं आया और बैरूत ही जा रहा है। 3 मिनट बाद गॉर्डन बाथरूम से बाहर आया तो वो काफी मतमियन था। पिरमूद ने इस बार इस पर कोई तवज्जो ना दी। वो इस अहम माइक्रो फिल्म के बारे में सोच रहा था, जो इस मुहिम का मरकजी किरदार इते और जिसे बैरूत में फलस्तीनी सरबरा के हवाले करना था। फिल्म कैसी थी पिरमूद को मालूम था और ना इसने जानने की कोशिश की थी, मगर कर्नल डी के अल्फाज वे जबरदस्त अहमियत की हामिल थी और इसे फलस्तीनी कौम की जदोजहद आज़ादी में काफी दखल था। बैरूत के हवाई अड्डे पर जहाज उतरा तो सबसे पहले उतरने वालों में गॉर्डन शामिल था। पिरमूद भी जहाज से उतरा, मगर इतनी देर में गॉर्डन गायब हो चुका था। वो एयरपोर्ट पर चेकिंग के बाद बाहर निकल आया। टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेते वक्त इसने मुतलाशी निगाहों से उधर उधर देखा, मगर कोई मशकूक सूरत नजर न आई। मगर सड़क पर पहुंचने के 10 मिनट बाद ही इसे एहसास हो गया कि इसका ताकुब हो रहा है। ताकुब करने वाली नीले रंग की मर्सिडीज कार थी, जो इसकी टैक्सी से पीछे आ रही थी और इसके अगले हिस्से में 2 आदमी बैठे थे, जिनमें से एक पॉकेट साइज रेडियो सामुन के करीब लिए किसी से बात कर रहा था। कुलजम इस वक्त जदा के बंदरगाह से रवाना हो रहा था। यहाँ इसने 8 घंटे क़याम किया था और अब इसे मिस्र की बंदरगाह इस्कंदरिया पर रुकना था। कैप्टन बाबर के लिए ये बहरी सफर काफी दूर साबित हो रहा था
और वो सोच रहा था कि अगर X2 इसे तैयारे से सफ़र कराता तो क्या फ़र्क पड़ता। इससे पहले भी वो कई बार बहरी सफ़र कर चुका था, मगर इसने कभी भी शौक से इस सफ़र को तरजीह ना दी थी, और ख़ास तौर पर जब सफ़र तवील हो। ये कई दिन का सफ़र इसे बुरी तरह खिल रहा था। इमरान ने अपनी हिदायत में जिन खतरात का पेशगी इजहार किया था, उनमें से अभी तक कोई खतरा सामने नहीं आया था। हालांकि कैप्टन ने कई बार अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि जहाज़ में कोई शख्स इसमें दिलचस्पी तो नहीं ले रहा, मगर इसे मायूसी हुई थी। जदा से रवानगी के 5वें दिन शाम से ज़रा पहले वो अर्शा पर खड़ा समंदर के नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होने की कोशिश कर रहा था। अर्शा पर कुछ और लोग भी मौजूद थे। दफतना जहाज से काफ़ी फासले पर एक बादबानी कुश्ती दिखाई देने लगी। मंजर वाज़े नहीं था। कैप्टन बाबर ने करीब खड़े मुसाफिर से दूरबीन ली और इससे कुश्ती को देखने लगा। कई और मुसाफिर भी इस कुश्ती की तरफ मुतवज्जे हो चुके थे, और जिनके पास दूरबीनें थीं, वो वाज़े तौर पर देख रहे थे कि कुश्ती में एक आदमी किसी लकड़ी पर सफ़ेद कपड़ा बुलंद किए दूसरे हाथ से इशारे कर रहा था, जबकि 2 आदमी चप्पू चला रहे थे और कुश्ती का रुख जहाज की तरफ था। देखने वाले समझ गए कि वो कोई भटकी हुई कुश्ती है और इसके सवार इमदाद चाहते हैं। जहाज के कप्तान को भी इत्तला मिल गई। इसने अर्शा पर आकर जहाज की समत आने वाली कुश्ती को देखा, जो अभी कई फरलांग दूर थी, और जहाज रोकने का हुक्म दे दिया। जहाज रुक गया और कुश्ती जहाज की तरफ बढ़ती रही। कुछ देर बाद कुश्ती नजदीक आ गई। इसमें 3 सफेद फार्म थे, जिनके पास राइफलें थीं। शायद वो शिकारी थे। न जाने किस तरफ से भटक कर वो खिले समंदर में आ फंसे थे, मगर वो बोसीदा हाल नहीं थे, जिनसे जाहिर होता था कि उन्हें समंदर में भटके ज्यादा दिन नहीं हुए। अर्शा से रस्सियों की सीढ़ी फेंकी गई और वो तीनों एक एक करके ऊपर आ गए। जहाज के हिफाजती अमला ने उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया और उन्हें गैर मुसल्ला कर दिया गया। कप्तान ने जहाज की रवानगी का हुक्म दे दिया और कुश्ती के तीनों मुसाफिरों से पूछ-गुछ करने लगा। उन तीनों ने मुख्तलिफ सवालों के जवाब में बताया कि वो अमरीकी सयाह हैं। सऊदिया में क़याम के दौरान उन्होंने सूडान के साहिली जंगलात में शिकार खेलने का प्रोग्राम बनाया और जदा से इस कुश्ती के जरिए आज से 10 दिन पहले रवाना हुए थे, मगर समंदर पार करने से पहले ही वो रास्ता भटक गए और इस तरफ आ निकले। उनके पास खाने पीने का ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो गया था और वो सुबह से भूखे प्यासे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें किसी तरह जदा पहुंचा दिया जाए, आखिर मिस्र, ताकि वो अपने वतन वापस जा सके। रहम दिल कप्तान ने उन्हें मिस्र तक सफ़र करने की इजाज़त दे दी। उन तीनों ने अखराजात के लिए $300 कप्तान को अदा कर दिए और इस तरह जहाज़ के बाकायदा मुसाफिरों की तरह रहने के लिए उन्हें एक केबिन दे दिया गया, जो इत्तेफाक से जदा में खाली हुआ था। उनमें से एक का नाम बलूम, दूसरे का नाम शोफर और तीसरे का आर्नल्ड था। उनके पास अमरीकी शहरियत के पासपोर्ट भी थे, मगर कैप्टन बाबर की छठी हिस्स कह रही थी कि 10 दिन तक समंदर में भटकने वालों को इतना चाक चौबंद नहीं होना चाहिए जितना वो नजर आ रहे थे। जदा और सूडान के साहिल के दरमियान बुहेरा अरब इतना वसी नहीं था कि वो रास्ता भटक जाते। यमन की बंदरगाह अदन से मिस्र तक बुहेरा अरब की चौड़ाई 100 मील से ज्यादा नहीं थी। बहरहाल इसका जहन किसी तौर भी उनकी जानिब से मुतमईन नहीं हो रहा था। रात का खाना खाने के लिए वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो वो तीनों एक मेज के गिर्द बैठे शराब पी रहे थे। आर्नल्ड का रुख हॉल के दाखिली दरवाजे की तरफ था। जो ही इसकी निगाह कैप्टन पर पड़ी, कैप्टन ने इसकी आंखों में अजीब सी चमक देखी जिसे वो कोई मानी ना पहना सका। वो उनसे दाएं जानिब एक मेज पर जा बैठा जो खाली थी। यहाँ से उन तीनों की मेज का फासला मुश्किल 5 गज था। मेज पर बैठने के बाद इसने सरसरी नजरों से दोबारा उनकी तरफ देखा। बाकी 2 भी अब इसकी तरफ मुतवज्जे थे, मगर कैप्टन को अपनी जानिब देखता पाकर वो आपस में बातें करने लगे। उनका मौजू गुफ्तगू कुश्ती का सफर था। मसलन, आर्नल्ड, अगर हम 2 दिन तक मजीद समंदर में भटकते रहते तो फाकों से मर जाते। शोफर ने कहा, आप फिर शार्क मछलियों की ग़िज़ा बन जाते। बलूम ने हंस कर कहा, आप फिर मछलियाँ शिकार करके भूख मिटाते। मगर अब हम शार्क तो किया मगरमच्छ तक को शिकार कर सकते हैं। आर्नल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन बाबर करीब आ जाने वाले वेटर को खाना लाने की हिदायत करने लगा। खाने के दौरान भी इसके कान उनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ रहे, मगर उन्होंने कोई ऐसी बात ना की जिनसे उनकी शख्सियत मशकूक होती।
खाने के बाद कैप्टन बाबर ने चाय पी और कुछ देर वहां बैठने के बाद उठ खड़ा हुआ। जब वो हाल से बाहर निकलने लगा तो इसने महसूस किया कि वो तीनों इसे घूर रहे थे। वो बाहर निकल आया। अपने केबिन की तरफ जाते हुए वो उन्हीं के बारे में सोच रहा था। तो क्या वो वही दुश्मन हैं जिनसे बचने की इमरान ने हिदायत की थी? ये भी मुमकिन था कि वो महज इत्तेफाक से यहाँ पहुँच गए हों और इसे पहचानते हों, मगर इसकी छठी हिस्स के रही थी कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता और वो खतरे में है। अपने केबिन में आकर इसने लिबास तब्दील किया और कोट की जेब से खास कागजात वाला सरबमुहर लिफाफा निकालकर हसब साबिक केबिन की छत में बने हुए एक सुराख में इस तरह फंसा दिया कि वो बाहर से नजर ना आए। दरअसल इस छत की 2 तहें थीं और निचली तह में इस जगह से लकड़ी टूटी हुई थी। कैप्टन बाबर हमेशा इस दूसरी तह के दरमियान खला में लिफाफा रखा करता था ताकि अनजाने दुश्मन इसकी नींद के दौरान केबिन की तलाशी ले तो कम अज कम वो लिफाफा महफूज रहे। स्लीपिंग सूट पहनकर वो सोने के लिए लेट गया, मगर जहन उन तीनों सफेद फामों में उलझा हुआ था, इसलिए काफी देर तक इसे नींद न आई। मजबूरन वो उठ बैठा। लाइट ऑन करके इसने वो नावल उठा लिया जो इसने जदा में क़याम के दौरान खरीदा था, मगर अभी तक पूरा पढ़ ना सका था क्योंकि वो एक बूढ़ जासूसी नावल था। इसका तजर्बा था कि किसी बूढ़ किताब के मुताला के दौरान जल्दी नींद आ जाती है। दफ्तर केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और कैप्टन चौंक पड़ा। इसने घड़ी पर नजर डाली। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। कौन हो सकता है? वो सोचता हुआ उठा। तकिया के नीचे से रिवाल्वर निकालकर जेब में डाला और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दूसरे ही लम्हे वो सुन होकर रह गया। शाम के वक्त जहाज में सवार होने वाले तीनों मुसाफिर दरवाजे पर इस तरह खड़े थे कि उनके हाथों में रिवाल्वर थे और रिवाल्वरों की नालें इसके सीने की जानिब उठी हुई थीं। वो तीनों अंदर घुस आए और दरवाजा बंद कर दिया। कैप्टन बाबर गुस्सीले लहजे में बोला, क्या मतलब? कौन हो तुम और इस तरह मुसल्लह होकर अंदर आने का मकसद? आहिस्ता बोलो। आर्नल्ड सरगोशियाना अंदाज में ढाला। मगर तुम चाहते क्या हो? कैप्टन बाबर ने आवाज दबा के पूछा और हाथ जेब की तरफ ले जाने की कोशिश की। खबरदार, शोफर घुरा, हाथ बुलंद कर लो। हमारे ये रिवाल्वर बे आवाज हैं। कैप्टन बाबर ने इसे घूरते हुए दोनों हाथ उठा दिए। शोफर ने पीछे से होकर इसकी जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। कागजात कहाँ में कैप्टन बाबर, जो तुम पाकिशिया से लेकर चले थे? आर्नल्ड ने इसके चेहरे पर नजर जमा कर पूछा। उनकी मालूमात पर कैप्टन बाबर को चौंकना चाहिए था, मगर वो अपने तासुरात जाहिर नहीं करना चाहता था क्योंकि वो तीनों इसे घोर रहे थे। कैसे कागजात? इसने हैरत का इजहार किया। मैं समझा नहीं। तुम बच्चे तो नहीं हो? आर्नल्ड तेज लहजे में बोला। मगर हम जानते हैं कि कागजात तुम्हारे पास हैं। उन कागजात के हुसूल के लिए हमें इतना लंबा ड्रामा खेलना पड़ा, मगर याद रखो हम तन्हा नहीं हैं। इस वक्त भी हमारी एक आबदोज पानी के नीचे जहाज के साथ साथ सफर कर रही है और हमारे एक इशारे पर जहाज को तबाह किया जा सकता है, मगर हमें सिर्फ कागजात दरकार हैं। मेरे पास कोई कागजात नहीं। कैप्टन बाबर ने खौफजदा हुए बगैर कहा। तुम मेरी तलाशी ले सकते हो। आर्नल्ड चंद लम्हे इसे घूरता रहा, फिर इसने शोफर और बलूम को इशारा किया। वो कैप्टन बाबर के केबिन की तलाशी लेने लगे। बिस्तर, बरीफ केस और कैप्टन बाबर के बदन पर मौजूद कपड़ों की तलाशी ली गई, मगर वो नाकाम रहे। वो तलाशी से फारिग हुए तो आर्नल्ड ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा और इसी लम्हे कैप्टन ने इसके रिवाल्वर वाले हाथ पर हाथ रसीद करते हुए दूसरे हाथ का शानदार घूंसा आर्नल्ड के चेहरे पर रसीद कर दिया। आर्नल्ड उछलकर पीछे हटा तो कैप्टन ने इस पर छलांग लगा दी। आर्नल्ड का रिवाल्वर गिर चुका था। कैप्टन इससे लिपट गया और घूंसों से इसकी तवाज़ो करने लगा। इसे यकीन था कि शोफर और बलूम फायर नहीं करेंगे। आर्नल्ड इसके नीचे दबा हुआ था। दफ्तन इसने कैप्टन के पेट में नीचे से घटना दे मारा। कैप्टन कराहता हुआ इससे अलग हो गया तो पीछे से शोफर ने रिवाल्वर का दस्ता इसके सर पर जड़ दिया। कैप्टन लहराया और संभलने की कोशिश करता हुआ फर्श पर ठेर हो गया। दूसरे ही लम्हे वो होशो हवास से बेगाना हो चुका था।